हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी जगह पे खैरियत से होंगे। तो हम रैपिड रिकैप सीरीज में अब हमने इंडियन इकोनॉमी शुरू की हुई है। इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर किए। तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका डेफिनेशंस के बारे में भी। एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन, उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन, और उसके बाद एक मोस्ट कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन जो दी हुई थी, जो मोस्ट कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन जो सैमुअल्सन ग्रोथ डेफिनेशन है, वो आपके बारे में, उसके बारे में भी मैं आपको समझा चुका। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट्स, जो भी मेन कंसेप्ट्स हैं, सारे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आएगी। चाहे जेकेएसएसबी की एग्जाम हो या कोई कैसा भी एग्जाम हो, हम इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, मेन कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स के हैं, उन सब को यहाँ पे समझेंगे। इंडियन इकोनॉमी का बेसिक क्रक्स जो है वो पूरा आपको मैं समझा दूंगा। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स का जो मेन इशू होता है वो ये है। वो क्या है? मैं आपको कल भी बताया था कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे, वो क्या है? लिमिटेड है। मैंने आपको कल भी बताया था, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? लिमिटेड है। मेन प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो ह्यूमन वांट्स हैं, वो क्या है भाई साहब? वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स क्या है? वो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। इस वजह से क्या हो जाता है, हर इकोनॉमी को कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। किस वजह से? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से। क्या होने की वजह से? रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होने की वजह से क्या होता है? इस वजह से क्या हो जाता है? ड्यू टू दिस, हर इकोनॉमी को जो है ना, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं भाई। बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? वही प्रॉब्लम्स आज हम देखेंगे भाई। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को किस वजह से? किस वजह से? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड और लेकिन वांट्स हमारी अनलिमिटेड। उस वजह से हर इकोनॉमिक्स को जो है, हर इकोनॉमी को जो मैं बताऊं, चाहे वो कोई इंडियन इकोनॉमी हो या चाहे दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली प्रॉब्लम जैसे होती है, वो है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले एलोकेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई, इकोनॉमी को सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि वो क्या प्रोड्यूस करे। जैसे हर कंट्री के पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब कोई भी कंट्री आप देख लो, एवरी कंट्री हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री उठा के देखोगे, एवरी कंट्री, हर कोई भी कंट्री देखोगे, एवरी कंट्री हैज या हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके पास क्या होंगे? रिसोर्सेज तो बिल्कुल लिमिटेड है। यही चीज तो हम सीखते जा रहे हैं भाई। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? जैसे लैंड है, जैसे आपका लेबर है, आपका कैपिटल है, आपकी मशीनरी है, आपकी मनी है, आपका मनी है। ये तो हर कंट्री के पास क्या है? लिमिटेड है। अब क्वेश्चन क्या आता है? इन रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें? व्हाट टू प्रोड्यूस इन रिसोर्सेज से विद दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज से व्हाट टू प्रोड्यूस, इन रिसोर्सेज को यूज करके व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। भाई, हम क्या प्रोड्यूस करें? कोई व्हीट प्रोड्यूस करें, मान लो गेहूं प्रोड्यूस करें, या फिर कोई और लग्जरी कार प्रोड्यूस करें, मान लो क्या प्रोड्यूस करें। या फिर
हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस करें या फिर शॉपिंग मॉल्स प्रोड्यूस करें? समझ रहे हो बात मेरी? क्या प्रोड्यूस करें? हर इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स हैं। बुक्स प्रोड्यूस करें या वेपन्स प्रोड्यूस करें? आखिर व्हाट टू प्रोड्यूस? पहली प्रॉब्लम ये है अगर गवर्नमेंट ज्यादा लग्जरी आइटम्स बनाए और बेसिक नेसेसिटीज कम हो जाएं तो पब्लिक सफर करेगी भाई। क्या करेगी? पब्लिक सफर करेगी। तो अब इकोनॉमिक सिंपल मतलब ये है कि इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है। इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है? डिसाइड करना पड़ता है। सिंपल मीनिंग ये है कि इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है? डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। समझ में बात आ रही है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है? पहली प्रॉब्लम यह है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है, कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, इन हाउ मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। तो पहली प्रॉब्लम ये है भाई, पहली प्रॉब्लम इकोनॉमी को ये फेस करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी को? दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। याद रखिएगा, हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक यानी हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस अगर करे तो कैसे करे? हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं इसके पास। एक प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं भाई। कितने तरीके हैं? हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस करने के लिए मान लो डिसाइड कर लिया उसने कि हम ये चीज प्रोड्यूस करेंगे, तो अब दो तरीके हैं प्रोड्यूस करने के। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक है उसके पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज करें? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब कौन सी टेक्निक यूज करें भाई? हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करें? लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा वर्कर यूज होंगे भाई, ज्यादा वर्कर, लेबर यूज होगी, ज्यादा वर्कर यूज होंगे, ज्यादा वर्कर यूज होते हैं, ज्यादा वर्कर यूज होते हैं। मशीन्स कम होती हैं, मशीन्स कम होती हैं। ठीक है, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री मान लो हमारी, वहां पे वर्कर्स ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मशीन ज्यादा यूज होती हैं। कैपिटल इंटेंसिव में बात करें तो मशीन्स ज्यादा यूज होंगी, मशीन ज्यादा यूज होंगी, लेबर कम यूज होगी, लेबर कम होगी, लेबर लेस होगी भाई। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज है हमारी, ऑटोमोबाइल। अब इकोनॉमी क्या चूज करे भाई? सोचो, अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, याद रखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में ज्यादा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, मोर है, अगर एम्प्लॉयमेंट मोर है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो उसको ये टेक्निक यूज करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए कंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी अगर एडवांस्ड है, तो फिर वो कौन सी टेक्निक यूज करेगी? ये कैपिटल वाली, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इकोनॉमी को यहाँ पे भी डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्शन का बेस्ट मेथड कौन सा होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है भाई इकोनॉमी के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस, किस मेथड से प्रोड्यूस किया जाए, लेबर इंटेंसिव मेथड से या कैपिटल इंटेंसिव मेथड से। अब तीसरी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी के आगे, जो वो आती है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रॉम होम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस किसके लिए किया जाए? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसको टारगेट करके मतलब प्रोड्यूस किया जाए, यानी आप जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो किसको मिलेंगे भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान की इनकम इक्वल नहीं होती ना भाई। आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो किसको मिलेंगे? गुड्स जो प्रोड्यूस किए ना, गुड्स जो प्रोड्यूस हुए, गुड्स जो प्रोड्यूस हुए वो किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे भाई? किसको मिलेंगे वो? क्योंकि हर इंसान की इनकम एक जैसी नहीं है। रिच पीपल जो है, जैसे मान लो रिच पीपल है हमारे पास, तो वो एक्सपेंसिव कार ले सकते हैं, एक्सपेंसिव
कार ले सकते हैं, रिच पीपल जो एक्सपेंसिव कार ले सकते हैं, लेकिन पुअर पीपल जो है बेचारे वो तो मुश्किल से खाना ही अफोर्ड कर सकते हैं, फूड ही अफोर्ड कर सकते हैं, मुश्किल से फूड अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि गुड्स और सर्विसेज किस क्लास को मिलेंगी, इकोनॉमी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, तो प्रोडक्शन जो है किसके लिए किया जाए, रिच या पुअर, इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आए? तो इसलिए इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है, इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पे भी इकोनॉमी को, इसलिए इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है, यहाँ पे भी इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है भाई। इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है? डिसाइड करना पड़ता है। डिसाइड करना पड़ता है, क्या डिसाइड करना पड़ता है कि गुड्स और सर्विसेज किस क्लास को मिलेंगी, इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसा होगा, इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यानी प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। सिंपल बात बताऊं, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, रिच के लिए या पुअर के लिए, रिच या पुअर के लिए किया जाए। तो इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चौथी जो प्रॉब्लम है आपकी वो है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसमें क्या है देखिए, इकोनॉमी जो है अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर सकती। अब कोई भी इकोनॉमी जो है ना, कोई भी इकोनॉमी जो है वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहेगी, वो अपने रिसोर्स को वेस्ट कर ही नहीं सकती, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकती भाई। यानी अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसका क्या होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए, तब फायदा है। बेस्ट, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका क्या होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए। समझ में बात आई? बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए। जैसे आपके पास अगर कोई मान लो आइडल फैक्ट्री है, अनयूज्ड लैंड है, तो ये सब इनएफिशिएंसी हो जाएगी। अगर कोई आइडल फैक्ट्री पड़ी हुई है, अनयूज्ड लैंड अगर है, तो वो सब क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंसी हो जाएगी। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का गोल क्या होता है, याद रखिएगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का गोल क्या होता है, इसका गोल होता है कि मिनिमम वेस्ट हो, रिसोर्स क्या हो, मिनिमम वेस्ट हो, और मैक्सिमम क्या हो, प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम क्या हो, प्रोडक्शन हो। और पांचवी चीज, जो पांचवा आपके पास आता है, फिफ्थ प्रॉब्लम जो आती है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी हर इकोनॉमी चाहती है कि सब लोगों को काम मिले, हर इकोनॉमी यही चाहती है। प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, हर इकोनॉमी चाहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। सिर्फ लेबर नहीं, बल्कि लैंड, मशीन, कैपिटल सब प्रॉपर्ली यूज होना चाहिए। उसका ये मतलब है कि हर चीज, यानी हर इकोनॉमी चाहती है कि रिसोर्सेज जो हैं फुली यूटिलाइज हों। हर इकोनॉमी क्या चाहती है, एवरी इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी वांट्स, एवरी यानी हर इकोनॉमी, हर इकोनॉमी है, एवरी इकोनॉमी वांट्स, क्या चाहती है हर इकोनॉमी, कि सब लोगों को, एवरी पीपल या सब लोगों को क्या मिले, सब लोगों को काम मिले, सब लोगों को क्या मिले, काम मिले भाई, सब लोगों को काम मिले, ये बात ठीक है। और रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज हो, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो, फुली यूटिलाइज हो। इसका यही मतलब नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि जो लोग काम चाहते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, बल्कि लैंड, लेबर, मशीन सब प्रॉपर्ली यूज हो, लैंड, लेबर, मशीन सब की सब जो है वो प्रॉपर्ली यूज होने चाहिए, प्रॉपर्ली यूज होना चाहिए भाई, यूज होना चाहिए। बात समझ आई? तो ये है, अगर एम्प्लॉयमेंट ना हो तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी भाई। बात समझ में आ रही है? इस तरह से है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम आती है आपके पास, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। इसका क्या मतलब होता है, इकोनॉमी जो है वो स्टैटिक नहीं रहती, कोई भी इकोनॉमी जो है वो स्टैटिक नहीं रहती भाई,
स्टैटिक नहीं रहती, इकोनॉमी स्टैटिक नहीं रहती है, याद रखिएगा। यानी स्टैटिक का मतलब होता है कि क्या, कोई प्रोग्रेस नहीं, नो प्रोग्रेस, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। हर इकोनॉमी को ग्रो करना होता है, हर इकोनॉमी को क्या करना होता है, ग्रो करना होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी होती है। तो ग्रोथ से क्या होता है, इनकम बढ़ती है, जॉब्स बढ़ते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। ठीक है, सिंपल लाइन में ऐसे बताऊं आपको, तो इकोनॉमी को कंटिन्यूसली डेवलप करना होता है। इकोनॉमी को क्या करना होता है, इकोनॉमी को जो है कंटिन्यूसली डेवलप करना होता है, डेवलप करना होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हैं कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो आपको पता होना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है इट हैज टू, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ में क्या है, एन इकोनॉमी हैज टू कीप ऑन ग्रोइंग, ताकि वो टू मेंटेन स्टेबिलिटी, इट कैन नॉट बी स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं हो सकती, इकोनॉमी स्टैटिक नहीं रहती है, ना ही ये हो सकती स्टैटिक भाई। इसको अगर ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रोग्रेस नहीं, इकोनॉमी हैज टू कंटिन्यूसली डेवलप, इकोनॉमी को जो है कंटिन्यूसली डेवलप करना पड़ता है, कंटिन्यूसली डेवलप करना पड़ता है, इसको रहना कंटिन्यूसली जो है इसको क्या करना पड़ता है, कीप ऑन ग्रोइंग करना पड़ता है, रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका थोड़ी सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता होना लाजमी है भाई। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को जो डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक्स, इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है भाई। पहले मेजर तो आपकी 2 हैं फिलहाल, लेकिन ऐसे 4 क्लासेस में इसको, मेजर आप जो पढ़ते हो जनरली वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मीजो इकोनॉमिक्स, और मेटा इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, सारी चीजें याद रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मीजो इकोनॉमिक्स है, और मेटा इकोनॉमिक्स है। बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बाद ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये मैक्रो और माइक्रो टर्म जो है किसने दी थी, रैगनॉर ने दी थी, रैगनॉर फ्रिश ने दी थी, गिवन बाय रैगनॉर फ्रिश। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए माइक्रो जो है ये ग्रीक वर्ड है, माइक्रो जो है क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कहां से निकला है, माइक्रोस से, MIKROS, माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। क्या मतलब होता है, स्मॉल। यानी माइक्रोस इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये इकोनॉमी के स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करती है। क्या करती है, इट स्टडीज द स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। क्या, इट स्टडीज क्या स्टडी, इट डील्स विद द, हम ऐसे कह सकते हैं, फंक्शनिंग एंड बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल, ऑफ फर्म और कंज्यूमर। ऐसे छोटे मोटे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टडीज स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है। लाइक समझ में बात आ रही है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, या इंडिविजुअल फर्म, कोई इंडिविजुअल फर्म है उसको, या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को,
या किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को, मार्केट को, इंडिविजुअल की बात हो रही है। स्मॉल यूनिट को स्टडी करेगी, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करेगी। जैसे मान लो किसी एक शॉपकीपर का प्रॉफिट देखेगी, मिल्क की प्राइस, मोबाइल फोन्स की डिमांड, एक कंपनी का कोई प्रोडक्शन, कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें जो है ये देखेगी। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर और फंक्शनिंग का स्टडी जो है, ठीक है। अब ऐसे भी कह सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या देखती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का बिहेवियर और फंक्शनिंग, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का बिहेवियर और फंक्शनिंग का स्टडी करती है। समझ में बात आ रही है? इंडिविजुअल की बात हो रही है भाई, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स बिहेवियर और फंक्शनिंग का स्टडी। जब भी इंडिविजुअल की बात आएगी, छोटे मोटे उनकी बात आएगी, ठीक है, इसमें डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये छोटी मोटी चीजें जो है यहाँ पे स्टडी कर दी जाती है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें टाटा कंपनी, एक फार्मर, एक कंज्यूमर की बात करें, से टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं हम, टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं, एक किसी फार्मर की बात कर रहे हैं हम, या हम बात कर रहे हैं एक कंज्यूमर की, तो ये सारा क्या है, अगर इनकी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर इनकी स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या बन जाती है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जहां पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी किया जाएगा, उसका बिहेवियर, उसकी फंक्शनिंग को स्टडी किया जाएगा, ठीक है, उसका इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को। समझ में बात आ गई, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। सेकंड वन आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड वन क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, ये वर्ड भी वहीं से आया हुआ है, मैक्रोस ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोस ग्रीक वर्ड से आया, मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, ग्रीक वर्ड से आया है मैक्रोस, जिसका मतलब लार्ज, यानी पूरी इकोनॉमी का स्टडी करती है भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, पूरी इकोनॉमी का स्टडी करती है, पूरी इकोनॉमी का स्टडी करती है भाई, पूरी इकोनॉमी का स्टडी करती है। समझ में बात आ रही है, पूरी इकोनॉमी का स्टडी करती है, पूरी इकोनॉमी का स्टडी करती है, यानी होल इकोनॉमी रिलेटेड भाई, होल इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स को देखती है, होल इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स जो भी होंगे उनको स्टडी करती है। जैसे नेशनल इनकम, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, नेशनल इनकम, आपका अनएम्प्लॉयमेंट, उसको डील करेगी, उसको स्टडी करेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपका इन्फ्लेशन, ये कोई इंडिविजुअल चीज तो है नहीं, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कोई इंडिविजुअल चीज तो है नहीं, आपका डेवलपमेंट, इस चीज को जो है पूरा, ठीक है। जैसे इंडिया की जीडीपी मान लो भाई, इंडिया की जीडीपी अगर देख लेंगे, इंडिया की जीडीपी तो क्या है भाई, कौन डील करेगा, माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेट, ओवरऑल इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, ये सारी, यानी एंटायर इकोनॉमी का जो एग्रीगेट बिहेवियर का स्टडी है, यानी इट लुक्स इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। इट लुक्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट लुक्स, जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, इट लुक्स एट इकोनॉमी एज अ होल, पूरे तरीके से दिखती है भाई, पूरे एज अ होल, यानी ये स्टडी करती है एग्रीगेट बिहेवियर, एंटायर इकोनॉमी का एग्रीगेट बिहेवियर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एंटायर इकोनॉमी का एग्रीगेट बिहेवियर, एंटायर इकोनॉमी का एग्रीगेट बिहेवियर, ठीक है। बात समझ में आई, पूरी इंडिया की इकोनॉमी, ओवरऑल प्रोडक्शन क्या है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। तो मैक्रो में आप देखो, माइक्रो में क्या है, स्मॉल यूनिट्स को स्टडी किया जाता है, मैक्रो में क्या किया जाता है, होल इकोनॉमी स्टडी की जाती है। यहाँ इंडिविजुअल कंज्यूमर होगा
इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होगा, वहां मैक्रो में क्या होगा, नेशनल इनकम की बात होगी। यहाँ वन फर्म होगी, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन की बात होगी। यहाँ इंडिविजुअल प्राइस होगी, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल होगी। यहाँ डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड होगी। बात समझ आ रही है। उसके बाद जब बात करें हम, एक होता है आपकी टर्म जो है जिसको हम कहते हैं मीजो इकोनॉमिक्स, तीसरी मीजो इकोनॉमिक्स। मीजो इकोनॉमिक्स ये कुछ नहीं है, ये एक न्यू ब्रांच है, ये एक न्यू ब्रांच है। ये मैक्रो और माइक्रो की बीच की ब्रांच है भाई, मैक्रो और माइक्रो के बीच में कहीं आती है मीजो, मैक्रो और माइक्रो के बीच में आती है कहीं, ठीक है। यानी जैसे मान लो स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, ना ये मैक्रो है ना ये माइक्रो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्टडी मान लो, स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। जैसे मान लो टाटा, ऑडी, वोल्क्सवैगन, इनकी स्टडी जो है ये हम बोलेंगे क्या है, मीजो इकोनॉमिक्स है। पूरी इकोनॉमी नहीं, सिर्फ एक सेक्टर की स्टडी की जाती है, एक सेक्टर की स्टडी की जाती है, एक सेक्टर की स्टडी, पूरी इकोनॉमी नहीं, पूरी इकोनॉमी नहीं की जाती स्टडी, बल्कि एक सेक्टर को स्टडी किया जाएगा। जब एक सेक्टर को स्टडी किया जाएगा तो हम कहेंगे वो क्या है, मीजो इकोनॉमिक्स है। ये मैक्रो और माइक्रो के बीच का ब्रांच है, मतलब, ठीक है। मीजो इकोनॉमिक्स इसको कहेंगे हम, जहां पे एक सेक्टर को स्टडी किया जाता है, जहां पे क्या किया जाता है, एक सेक्टर को स्टडी किया जाता है भाई, जहां पे एक सेक्टर को स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है भाई मेटा इकोनॉमिक्स, मेटा इकोनॉमिक्स। मेटा इकोनॉमिक्स क्या है, ये इकोनॉमिक्स को जो है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करती है। याद रखिएगा किसके साथ रिलेट करती है, इट रिलेट्स इकोनॉमिक्स विद, किसके साथ, इट रिलेट्स इकोनॉमिक्स विद किस किस के साथ, फिलॉसफी, फिलॉसफी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, उसके बाद साइकोलॉजी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, ये इसके साथ रिलेट करती है इकोनॉमिक्स को। तो यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी है, ऐसी हो जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, इसका ये मतलब है। मेटा इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो, मेटा इकोनॉमिक्स ऐसा दर्स देती है, ऐसी चीजें सिखाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो, ऐसी हो जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। तो ये थी डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये थी डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब आप एक ध्यान में थोड़ा सा देख लीजिए, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को देखा, उसके बाद जो है डिविजन्स को देखा। अब देखिए क्वेश्चन एक कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या जो आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो क्या पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, इज इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस, क्या है ये। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स जो है दोनों है, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो इकोनॉमिक्स दोनों चीजें हैं, इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस में क्या होता है, व्हाट इज क्या है, यानी रियलिटी या फैक्ट्स बताता है, जो क्या है, रियलिटी या फैक्ट्स बताती है, या फैक्ट्स के बारे में बताती है। तो बताती है भाई इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त कितनी है, 5% है, 6% है, 7% है, क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव साइंस है, वैल्यू न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव साइंस है, वैल्यू न्यूट्रल है, वैल्यू न्यूट्रल है, पॉजिटिव साइंस है भाई, ठीक है। अब नॉर्मेटिव साइंस है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए भाई, क्या होना
चाहिए, व्हाट इज क्या है, व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए। तो ये इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है, वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, ये ओपिनियन आइडियाज हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स फैक्ट्स भी स्टडी करती है, सुजेशंस भी देती है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव साइंस भी है। फैक्ट्स भी देती है, इकोनॉमिक्स जो है फैक्ट्स भी स्टडी करती है। क्या करती है, फैक्ट्स भी स्टडी करती है और सुजेशंस भी देती है, दोनों चीजें करती है भाई, सुजेशंस भी देती है। तो इसलिए ये पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव साइंस भी है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। याद रखिएगा भाई इस इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। बाकी अगर लेक्चर्स आपको इंडियन इकोनॉमी के अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कल हम जो है सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ये देख लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स जब सेक्टर हो जाएंगे हमारे, तो हम इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जाएंगे, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है ये जाएंगे। उसके बाद बस दस्ती हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है, जीडीपी वगैरह सारा ये इसमें आ जाएगा दस्ती। तो जुड़े रहिए और इंशाल्लाह मैं आपको जो है इस इकोनॉमिक्स को बेहतर से बेहतर वे में समझाने की कोशिश करूंगा। इंडियन इकोनॉमी आपको कोई भी प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगी। जिसको मुश्किल लगती है इंडियन इकोनॉमी, उसके लिए बिल्कुल इजी वे में मैं इसको समझा के आपको कंक्लूड करके दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।